हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में, जो कि थ्योरीज ऑफ क्राइम का लेक्चर नंबर 3 है ये। और दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी स्वीटी परवीन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि न्यू क्लासिकल स्कूल प्री क्लासिकल और क्लासिकल स्कूल से अलग कैसे है, क्या इसमें चीज़ें जो हैं इंक्लूड करी गई थी, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके क्रिटिसिज्म के बारे में कि क्या किस बेसिस पर इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से आई किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी आया कब था? ये आया था 18th ऑफ सेंचुरी में आया था। और इस स्कूल में देखो, क्लासिकल स्कूल भी 18th सेंचुरी में आया था और न्यू क्लासिकल स्कूल भी 18th सेंचुरी में आया था। दोनों जो है सेम सेंचुरीज में आए थे, लेकिन जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं हम कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी था। ये समझेंगे कि कैसे। देखिए यहाँ पे जगह सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि गैब्रियल टार्डी, रेने गारोड और हेनरी जॉली, इन्होंने क्या किया, जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल था उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम करता है तो वो सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी मर्जी से करता है। उसका रैशनल चॉइस जो रहता है उसके बाद ही वो उस क्राइम को कमिट करता है। ठीक है, तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो ये जो तीन हमें अभी नाम हमने देखे, इन लोगों ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल को रिवाइज किया। अब ये क्या कहते हैं कि न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के ही रिएक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, जिसने क्या किया कि जब सभी इंडिविजुअल्स जो हैं उनका फ्री विल पर एम्फेसाइज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि हम डेटरेंस जो एक फैक्टर होता है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, कि पनिशमेंट में एक डेटरेंस का फैक्टर होना चाहिए, न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी ने भी यही कहा कि डेटरेंस, क्राइम को रोकना है तो वो डेटरेंस का फैक्टर आना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी ने एक चीज़ और ऐड करी इस जो अभी हमने फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दिया। वो क्या ऐड करी कि फ्री विल टेम्पर्ड बाय एक्सेप्शन, कि फ्री विल तो है पर्सन में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं एक्सेप्शन की तरह आती हैं इसमें, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो अपना कंप्लीट फ्री विल जो है इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो किसी एक पर्सन को डिप्राइव करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं अपना फ्री विल लगाने के लिए। ठीक है, उसको कंप्लीटली उसका फ्री विल लगाने नहीं दिया जाता है, ऐसा इस स्कूल का मानना था। तो मेन जो न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं वो यही कहते हैं कि एक पर्सन जो है अपना फ्री विल पर उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहता। देखो, जो लोग कंप्लीट कंट्रोल रख पाते हैं, जिनको समझ में आता है कि वो जो एक्ट करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, अपना रैशनल थिंकिंग लगाते हैं, सभी कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है, आप उसे जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो समझ में आता है। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जिसे ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है या वो गलत है, उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता, तो उस पर्सन को भी सेम वही पनिशमेंट देना कहाँ तक सही है। ठीक है, तो ये तो अनफेयर हो गया। और तो इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है क्राइम कमिट कर सकता है, और उन्हें सेम पनिशमेंट देना जो है अनफेयर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा बच्चा है जिसने गलती से किसी चीज़ को चुरा लिया, ठीक है, और वहीं एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो हमेशा चोरी करता ही आ रहा है। अब वो बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है या 10 साल का है, उसे पता ही नहीं है कि उसने जो चीज़ करी है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो उसने कुछ किया है वो गलत है या सही है, उसे उस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है।
और वहीं जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसे पूरा पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो इतना पनिशमेंट मुझे मिल सकता है, वो सारा चीजें कैलकुलेट करने का उसने वो चीज। अब दोनों को ही सेम पनिशमेंट देना किस हद तक सही है, यही न्यू क्लासिकल स्कूल जो है उसमें डिफरेंस करने की कोशिश करता है। Theory of rational choice is one of major theory developed in neoclassical theory. Rational choice theory जो है इस थ्योरी, इस स्कूल का एक बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है रैशनल चॉइस थ्योरी ने का हुआ इस न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी से। अब ये कहते हैं कि जो रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट हैं वो ना ही सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देते हैं बल्कि वो कॉस्ट और बेनिफिट पर भी ध्यान देते हैं। क्या रैशनल थिंकिंग होगा कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना है, एक सिंपली एक बात कहना या रखना, लेकिन उस चीज को क्यों करना चाहिए, क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, वो जब कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि जो हम रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट होते हैं वो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हैं। न्यू क्लासेस रिटेन द सेंट्रल नोशन ऑफ फ्री विल एज द बेसिस ऑफ रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस में भी पर्सन का जो है फ्री विल रहता है। न्यू क्लासेस का ये मानना है कि जो फ्री विल जो कॉन्सेप्ट है वो हम रैशनल चॉइस में भी वो फ्री विल लगाते हैं, ठीक है, बट विद द मॉडिफिकेशन एंड सर्टेन इनोवेटिव सर्कमस्टांसेस टू एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल। लेकिन उसमें कुछ क्या है, मॉडिफिकेशंस कर दी हैं कि अगर कोई पर्सन है वो इनसेन है या कोई बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, अपना फ्री विल कंप्लीटली नहीं लगा पा रहा है। यही बातें आगे कही जा रही हैं। देखो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने कॉन्सेप्ट दिया किसका, जस्ट डेजर्ट्स का। जस्ट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट दिया। जस्ट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई एक पर्सन जो है अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे उसने जो भी चीजें गलत करी उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि वो पर्सन उस चीज को डिजर्व करता है, ठीक है। जहां भी ये वाला वर्ड आ जाता है ना कि एक पर्सन को पनिश करना चाहिए क्योंकि वो चीज वो डिजर्व करता है, इसे हम जस्ट डेजर्ट करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जस्ट डेजर्ट का, क्योंकि ये जो है अभी 2024 में यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जस्ट डेजर्ट, सॉरी नॉट 2024 आई गेस, किसी यूजीसी नेट के किसी ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो वो मुझे ईयर अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट डेजर्ट का ये पूछा गया है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इन 2024 और सम अदर, बट इट इज आस्क्ड कि जस्ट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। अब इसमें बोला गया कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है कि पनिशमेंट जो है किसके प्रोपोर्शन होनी चाहिए, not only to the severity of crime but also to the psychological and physical conditions of the offender, कि हम सिर्फ उस क्राइम कितना उसने सीवियर किया है, कितना हीनियस उसने क्राइम किया, सिर्फ उसके बेसिस पर नहीं बल्कि हम उस पर्सन के साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशंस को भी देखते हुए उसको पनिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है जिसने चोरी करी है, ठीक है, तो उसके एज को देखते हुए उसको, है ना, हाँ, उसकी बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करते उसके, अगर मान ले तो कोई इंसेन पर्सन है जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो वाइल कंसीडरिंग हिम फॉर पनिशमेंट उसकी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कि उसका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन था वो कैसा था, उसका जो फिजिकल कंडीशन था वो कैसा था, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उसको पनिश करना चाहिए। New classes for the first time recognize the need for variation in sentences by judges depending on sex, age, mental conditions of the offender. New classes ने पहली बार इस चीज को जो है कहा कि जब भी जजेस पनिशमेंट दे तो इस पर्सन के जो भी ऑफेंडर रहेगा उसका सेक्स, एज, मेंटल कंडीशन, इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए जो है पनिशमेंट दे, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू क्लासिकल स्कूल है वो कुछ चीज़ें और कहता है कि जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं उन्होंने अगर कोई क्राइम कमिट कर दिया है, दे शुड बी एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, ठीक है, क्योंकि उन पर्सन्स को नहीं पता, उन बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने जो क्राइम किया है वो
किस हद तक जो है किसी उसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है वो उन बच्चों को नहीं पता। उन्होंने कोई रैशनल थिंकिंग नहीं करी, उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेट नहीं किया, उन्हें नहीं पता कि इसके क्या आउटकम्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्या। इसीलिए वे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है उनको लॉ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसके अलावा और क्या कहा गया कि जो माइनर्स हैं, जो इडियट्स हैं, इनसेन हैं, इनकॉम्पिटेंट मतलब जो अनफिट हैं, उनको उनके लिए भी जब अगर पनिशमेंट बताई जाती है तो उसके केस में भी थोड़ी लीनियंसी बरतनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उनको जो है कम पनिशमेंट देना चाहिए कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल जो एडल्ट क्रिमिनल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा और क्या इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और जो रेसिडिविस्ट हैं, ठीक है, जो कि बार बार क्राइम करते हैं, जिन्हें हम हैबिचुअल ऑफेंडर भी कहते हैं, या जो एक क्राइम को बार बार करते रहते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब उनकी आदत बन चुकी होती है वो चीज़, तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स या जिसे हम रेसिडिविस्ट कहते हैं उनके बीच में जो उनको पनिशमेंट किस तरीके से मिलनी चाहिए, ये चीज़ भी न्यू क्लासिकल स्कूल ने कंसिडर किया। उसके बाद हम बात करते हैं एम नॉर्टन्स रूल की। ये एक्चुअली 2024 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम नॉर्टन्स रूल क्या होता है। देखो, एम नॉर्टन्स रूल कहता है कि अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे कोई पर्सन है वो बहुत हीनियस क्राइम कर देता है और वो बचने के लिए फिर कहता है कि भाई जो लॉयर होता है उसका वो कहता है कि भाई मेरा क्लाइंट जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं था जिस वक्त उसने ये क्राइम को कमिट किया, ठीक है, और इसकी बेसिस पर इसे सजा ना देके इसको क्या करना चाहिए, किसी मेंटल असाइलम में भेज दो ट्रीटमेंट के लिए। इस तरीके से उसके पनिशमेंट के लिए लीनियंसी के लिए मांग करी जाती है, ठीक है। तो एम नॉर्टन्स रूल कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को नॉट गिल्टी ठहराना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो पर्सन इनसेन था उस वक्त जिस वक्त उसने वो क्राइम किया, वो जो है उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसके बेसिस पर तुम उस पर्सन को गिल्टी या नॉन गिल्टी कहना चाह रहे हो। हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो जो पर्सन था वाकई में उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो सही में इस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसने जो क्राइम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। अगर वो नहीं उस वक्त नहीं जज कर पाया तब उसके ऊपर ये एम नॉर्टन्स रूल लगेगा, अदरवाइज ये जो एम नॉर्टन्स रूल है वो नहीं लगेगा। एम नॉर्टन्स रूल तभी यही कहता है कि आप इंसेनिटी के बेसिस पर अगर अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ करना चाह रहे हो तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस वक्त आपने वो क्राइम किया उस वक्त आप जो है अपने मेंटल कंडीशन में, मतलब स्टेबल मेंटल कंडीशन में नहीं थे। अब जैसे हमने प्री क्लासिकल स्कूल और क्लासिकल स्कूल के क्रिटिसिज्म की बात करी, सेम न्यू क्लासिकल स्कूल के भी कई सारे क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं। पहला, बेस्ड ऑन फिलॉसफी एंड आर्म चेयर थिंकिंग के बेसिस पर इस थ्योरी को रखा गया। यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं हुई। यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई फ्री विल वाली, और देखो इस न्यू क्लासिकल स्कूल में फ्री विल और ये सारी चीजें, डेटरेंस तो सब कुछ था ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर और ऐड कर दी गई किस चीज की कि जो पर्सन है वो उसका फ्री विल जो है टेम्पर हो सकता है जब इन केस ऑफ एज, इन केस ऑफ हिज मेंटल स्टेबिलिटी, जब उसका साइकोलॉजिकल कंडीशंस ठीक नहीं होंगी तो उसके बेसिस पर उसका जो कह सकते हैं फ्री विल जो है कम्प्लीटली अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्होंने डिसीजन जो भी लिया उसका कोई एम्पेरिकल रिसर्च नहीं किया गया था। और साथ के साथ और इस स्कूल को किस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं चाहे वो रिस्पॉन्सिबल हो चाहे इररेस्पॉन्सिबल हो, फॉर एग्जांपल वही बच्चे वाली बात अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चा जो है 7 साल से कम उम्र का है, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, ठीक है, तो अब वो बच्चा वैसे तो इररिस्पॉन्सिबल हो गया क्योंकि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ है तो इररिस्पॉन्सिबल हो गया, लेकिन फिर भी उसे क्या कहा गया, क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उसे क्या करना है, सोसाइटी से दूर रखना है। चाहे वो पर्सन इररिस्पॉन्सिबल हो चाहे वो पर्सन इररिस्पॉन्सिबल हो, उन्हें सोसाइटी से दूर रखना है। देखो, अगर किसी पर्सन को हम सोसाइटी से दूर रख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का क्या हो गया, उस पर्सन के लिए सजा ही हो गई। अपनी फैमिली से दूर रह रहा है वो, अपना पर्सन अपनी सोसाइटी से दूर रह रहा है, अपने नेबर से दूर रह रहा है, अपने एक जो उसका एनवायरमेंट है उससे वो दूर रह रहा है, तो ये एक्चुअली उसके लिए एक पनिशमेंट की तरह ही है। और न्यू क्लासिकल स्कूल यही कहता है कि चाहे वो पर्सन अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है चाहे नहीं है, उसको यहाँ जो है सोसाइटी से अलग रखना है, दूर रखना है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं रिलेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ विदा, ताकि मैं आपसे जल्द ही मिल पाऊँ अपने नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।